barometric distribution of pressure. Barometric distribution of pressure. एक्चुअली हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट एनी लेवल, आइडियल गैस है तो। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं माउंटेन तक, तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। एक्चुअली द प्रेशर डिक्रीजेस। तो वही किस रेट से डिक्रीज करेगा विथ हाइट, उस चीज का हम लोग इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं कि with respect to height how it will decrease, the pressure will decrease, but how it will decrease with respect to the height. Clear? Consider a very long container. ये है ग्राउंड लेवल, सी लेवल मानना। हम लोग प्रेशर एट अ पर्टिकुलर हाइट निकालने जा रहे हैं, मतलब एयर को भी फ्लूइड की तरह मानेंगे। एयर को भी बिल्कुल फ्लूइड ही मानना है। जैसे लिक्विड है वैसे एयर है, बोथ ऑफ देम आर फ्लूइड्स। जैसे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट, दिस एयर विल ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट। हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे तो ही हम लोग बता सकते हैं कि एट अ हाइट एज कितना प्रेशर होगा। अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो पूरे एटमॉस्फेयर में हर जगह प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता, चाहे ऊपर चाहे नीचे। लेकिन एक्चुअली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इस गैस पे भी होता है, इसीलिए गैस का एटमॉस्फेयर अर्थ से सटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ड्यू टू इट्स ओन वेट। सो वी विल टेक बेसिकली द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज टेकन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज टेकन। अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि नाउ दिस फ्लूइड एयर विल एक्सर्ट इट्स weight and because of the weight it will exert pressure. Pressure is always force upon area. Okay. ये height 0, h0. Consider at a height h a very thin element of air that is dh. At a height h consider a very thin film of air that is dh thickness. ठीक है, dh thickness. अब ये जो एयर है इसमें वो भी कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा नीचे, mg डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो मिलेगा प्रेशर। इस dh के वजह से कितना प्रेशर, तो इस dh के वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू लेट द मास ऑफ द एयर प्रेजेंट इज dm इंटू g अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो जो DH थिकनेस का जो फिल्म ऑफ एयर है उसके वजह से कितना प्रेशर होगा वो हम पहले निकाल रहे हैं। लेट द डेंसिटी ऑफ द एयर प्रेजेंट इन दिस फिल्म इज रो। रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी। नाउ आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट हियर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट हियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। Area of cross section A into the height difference, it is dH. This will represent the volume of the air dV. Volume of air in dH thickness film. dH thickness film इतना होगा, उसमें volume of the air. Volume of the air multiplied by density will give me the mass. तो मास कितना? वॉल्यूम ऑफ द एयर मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। ये वॉल्यूम निकला था रो ए डी एच, ये निकल गया मास। तो व्हाट विल बी द फोर्स डीएफ? ये बेसिकली डीएफ है। व्हाट विल बी द फोर्स डीएफ? डीएफ फोर्स विल बी इक्वल टू मास अपॉन एमजी अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया mg, तो g मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। mg कितना हो गया? रो ए डी एच इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया। दैट विल गिव यू द force of pressure, force upon area. बेसिकली प्रेशर इसके वजह से, इस फिल्म के वजह से क्या होगा? mg अपॉन a। मास कितना है एयर का इसमें? तो मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है इस थिकनेस का? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू द हाइट। ये निकला वॉल्यूम। वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया मास। मास में g मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया mg फोर्स। फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर दिए, ये बन गया प्रेशर। समझ में आ रहा है? ए और ए कट गया।
इसलिए एटमॉस्फेयर का कोई एरिया नहीं है, कोई एरिया पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कट गया। तो डीपी क्या आया बेसिकली, डीपी इज इक्वल टू रो जी डी एच, रो जी डी एच, दैट इज डीपी। लेकिन इस इक्वेशन को ऐसा देखकर लग रहा है कि अगर डीएच पॉजिटिव होगा तो डीपी भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि रो भी पॉजिटिव होता है, जी भी पॉजिटिव होता है। तो डीएच पॉजिटिव मतलब कि अगर हाइट बढ़ा, व्हेन अ फंक्शन इंक्रीजेस देन ओनली डीएफ कम्स पॉजिटिव, राइट। डीएच का पॉजिटिव होना मतलब क्या, हाइट इज इंक्रीजिंग, बट वी नो दैट एज द हाइट विल इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज, एज द हाइट इंक्रीजेस pressure will decrease, therefore we will put a negative sign over here। तो DH का जो भी साइन होगा उसका उल्टा साइन होगा DP का, DH का जो भी साइन होगा उसका उल्टा होगा साइन DP का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर घटेगा, या जैसे जैसे हाइट कम होगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। मैक्सिमम प्रेशर कहां पर, सी लेवल पे, और जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर घटता चला जाएगा। यही इक्वेशन है मेन। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, रो विल बी इक्वल टू पी इंटू एम अपॉन आर टी, रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। वहां पर रो क्या था, ये रो क्या है, पीएम अपॉन आर टी है, माइनस ऑफ डीपी विल बी इक्वल टू पीएम अपॉन आर टी इंटू जी डी एच। पी को इधर से इधर लेके आ, बन जाएगा माइनस ऑफ डीपी बाई पी, एम अपॉन आर टी या एम जी अपॉन आर टी, कॉन्स्टेंट डी एच, molecular weight constant, G constant, R constant, and assuming that the temperature of the atmosphere is also constant, T is constant assumed। मान के चल रहे कि T is a constant, मान के चल रहे, समझ में आ रहा है। अगर T भी फंक्शन ऑफ हाइट दिया है, मान ले ऐसे देता, लेट T is equal to टी नॉट प्लस बी एच, कोई एक फंक्शन दे दिया एच का कि एट हाइट एच कितना टेम्परेचर, तो कुछ नहीं, ये टी नॉट प्लस बी एच को बिठा देना यहां पर और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डी पी बाई पी विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन आर टी इंटू डी एच अपॉन टी। टी क्या दे रखा है, टी नॉट प्लस बी एच दे रखा है, ठीक है भाई रहने दो। लेकिन हम अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के अगर चल रहे हैं तो ये इक्वेशन तैयार हुआ। उसके बाद इसको कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटेड एट अ हाइट 0 लेट द प्रेशर इज पी नॉट, एट अ हाइट h लेट द प्रेशर इज p, है कि नहीं। सेम यहां भी अगर इंटीग्रेट करना रहता तो एट अ हाइट 0 प्रेशर इज पी नॉट, एट अ हाइट h द प्रेशर इज p, ये भी इंटीग्रेट करते और ये भी इंटीग्रेट करते। अब यहां पर क्या है कि mg बाई आर टी बाहर चला जाएगा, mg बाई आर टी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी एच बचेगा, इंटीग्रल ऑफ डी एच क्या आएगा h, और h में लिमिट बिठाएंगे h माइनस 0, h ही आया ना। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू या माइनस ऑफ इंटीग्रल पी नॉट अपॉन पी डी पी अपॉन पी विल बी इक्वल टू एम जी एच अपॉन आर टी। माइनस साइन को इधर ले लो तो माइनस एम जी एच अपॉन आर टी, डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन एल एन पी में लिमिट बैठा, एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट, सो इट विल बिकम एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट, एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच अपॉन आर टी। यहां से हम फिर बोले कि P बाई पी नॉट विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ एम जी एच बाई आर टी, इज एक्सपोनेंशियल, या तो बेस e है ना। नाउ व्हाट इज P देन, P विल बी इक्वल टू पी नॉट e की पावर माइनस ऑफ एम जी एच अपॉन आर टी। यही है हाइट के अनुसार प्रेशर, अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी constant, pressure varies like this। समझ में आ रहा है। सिमिलरली ध्यान देना,
Pm इज इक्वल टू रो आर टी में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, टेम्परेचर तो कांस्टेंट माने हो ना, तो आर तो कांस्टेंट ही है कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट है, तो P क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू रो आएगा। अगर P प्रोपोर्शनल टू रो आ गया मतलब ये इक्वेशन बन जाएगा, रो विल बी इक्वल टू रो नॉट e की पावर माइनस ऑफ mgh अपॉन RT। डेंसिटी ऑल्सो वेरीज लाइक दिस, डेंसिटी ऑल्सो वेरीज इन द सेम वे, क्योंकि अगर P प्रोपोर्शनल टू रो है तो P नॉट को इधर लेके आ, या P बाई P नॉट विल बी इक्वल टू रो बाई रो नॉट। P प्रोपोर्शनल टू रो माने P बाई रो इज कांस्टेंट, P बाई रो इज कांस्टेंट, बोलेंगे ना? अरे समझ में आ रहा? यहां लिखेंगे P नॉट इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट, P विल बी प्रोपोर्शनल टू रो, डिवाइड कर दे तो P बाई P नॉट विल बी इक्वल टू रो बाई रो नॉट आएगा ना। इस तरीके से प्रेशर वेरी करता है हाइट के अनुसार, और इस तरीके से डेंसिटी वेरी करता है हाइट के अनुसार। समझ में आ रहा है? अज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, और अगर सवाल में टेम्परेचर दे दिया फंक्शन ऑफ हाइट, बिठाएंगे उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना, कॉपी करो क्लियरली समझ के। मतलब ये वाला पार्ट अलग से लिख लेना। बलून्स, आप लोग भी देखे होंगे यहाँ पे एरोड्रम पे कभी कभी एक बलून उड़ाया जाता है जिस पे लोग सैर करते हैं, लेकिन वो हॉट एयर बलून होता है। हॉट एयर बलून हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिंपल बलून देखो। पहला टाइप हम कंसिडर कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ बलून इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ बलून इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। Balloon will be always assumed spherical. Balloon will be considered spherical. अगर कुछ नहीं दे रखा है तो spherical मान लेंगे, या सीधे वॉल्यूम दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर एक गैस भरा जाता है, गैस लाइक हाइड्रोजन और गैस लाइक हीलियम, जो एयर से बहुत हल्का होता है, गैस लाइक हाइड्रोजन और गैस लाइक हीलियम। ठीक, अब ये फिलहाल ये बलून ग्राउंड लेवल पे है और यहीं पे पब्लिक चढ़ती है ना। देखो ये ऐसे बना दे रहे हैं और ये बलून धीरे धीरे ऊपर जाता है और लोग सैर करते हैं। ध्यान रखना कि ये बलून जो भी लोड लेके जाएगा, चाहे वो पब्लिक का लोड हो, इंसानों का लोड हो या कोई सामान का लोड हो, उस लोड को हम लोग बोलते हैं पे लोड। द लोड विच विल पे, दैट विल बी कॉल्ड एज। यहां पर कुछ पैसेंजर्स को लेके गया या कुछ सामान उठा के लेके इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, तो यही लोड जो है वो पे करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पे लोड। और आपके पास सवाल आएगा, कैलकुलेट द पे लोड ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द पे लोड ऑफ द सिस्टम। फाइन। ये बलून आखिर ऊपर क्यों जाएगा बेटा? ये बलून ऊपर क्यों जाएगा? क्या कारण से ये बलून ऊपर जाएगा? प्रेशर कहाँ का ऊपर कम है, बहुत ऊंचाई पे कम है। ये नहीं कि यहां से 50 मीटर का ऊपर नीचे में कम आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जमीन से 10 मीटर ऊपर कैलकुलेट करो प्रेशर, वही आएगा जो था। समझा रहा है? ऐसा थोड़ी कि वहां प्रेशर ज्यादा है और मेरा नाक के सामने प्रेशर कम है। वो बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे, माउंटेन और 1-2 किलोमीटर ऊपर, तब तुमको प्रेशर का डिफरेंस नजर आता है यार। और 1 से कम होके 0.8 होता है, वो 0.8 0.9, ऐसा भी नहीं वो ड्रास्टिकली कम हो जाता। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर बाहर, बलून के अंदर बाहर सब टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो
सिंपल कंसिडर कर कि जब एक लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जब तैरता है तो क्यों तैरता है? बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स तो क्लास 10th का नॉलेज रहे, 9th 10th। बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि नहीं? इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, बॉयंट फोर्स, और एक फोर्स नीचे की ओर है इसका mg। जब ये बॉयंट फोर्स mg से ज्यादा हो जाए तो ये ऊपर तैर जाएगा, और अगर mg ज्यादा हो गया बॉयंट फोर्स से तो ये सिंक कर जाएगा। सीधा बात है। ये भी बलून अगर ऊपर जाएगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स, क्योंकि एयर भी फ्लूइड है, एयर भी फ्लूइड है। भले लिक्विड जैसा बॉयंट फोर्स नहीं लगाता, लेकिन फिर भी बॉयंट फोर्स लगेगा अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया तो। और बलून कोई छोटा मोटा ये प्लास्टिक वाला नहीं रहता, रबर वाला। बलून काफी बड़ा रहता है, पेलोड के हिसाब से वो बलून काफी बड़ा रहता है। इतना बड़ा तैयार किया जाता है कि बॉयंट फोर्स जो ऊपर की ओर लगे वो ज्यादा हो जाए पेलोड से, सजारत ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, बॉयंट फोर्स के कारण। नाउ व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हाट इज बॉयंट फोर्स इक्वल टू? It is always equal to the weight of the fluid displaced. Weight of the fluid displaced. That is buoyant force. ठीक है, पहले हम लिमिटिंग कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा? अपवर्ड फोर्स is equal to downward force, upward force is equal to downward force लगा के हम लोग पहले पेलोड निकालते हैं, और उसके बाद उस पेलोड, ये तो लिमिटिंग कंडीशन है, अपवर्ड बराबर हो गया डाउनवर्ड का, तब तो ये उठेगा ही नहीं। ये लगा के हम लोग पेलोड कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस पेलोड से थोड़ा कम लोड हम लोग चढ़ा देते हैं, बलून अपने आप ऊपर जाने लगता है। समझ में आ रहा है ना बात? Upward force will be equal to downward force. Now tell me what is the upward force acting? That is buoyant force. Only one force, that is buoyant force is acting. Buoyant force calculate करो इसके ऊपर। ये कितना air displace किया होगा? The volume of the balloon. Volume of the balloon will be the volume of the air displaced. जैसे यहाँ पर volume of the object is the volume of the liquid displaced. नाव तैरता है तो नाव जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उतना ही उसके ऊपर फोर्स लग गया, इसलिए वो सिंक नहीं करता। समझ आ रहा है? खैर, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो वॉल्यूम यहां पर हम किसका मानेंगे? बलून का वॉल्यूम। कितना एयर को इसने डिस्प्लेस किया? इसने डिस्प्लेस किया अपने वॉल्यूम के बराबर। वीबी इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ द बलून। ठीक, this is the volume of the air displaced also. What is the mass of air displaced? Multiplied by density. Density किसका? Air का, multiplied by its density of the air is the mass of the air displaced. Mass of the air displaced multiplied by g. This will be the weight of the air displaced, and that will be equal to the buoyant force. Yes sir. Yes sir. Okay. डाउनवर्ड फोर्स में क्या क्या लग रहा है? सिर्फ पेलोड नहीं है, बलून भी तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ये बलून भी तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। ऐसे समझो, मास ऑफ द बलून सिस्टम, मतलब ये पूरा बलून का मटेरियल का मास, और प्लस ये टोकरी जो लगा हुआ है उसका मास। मास ऑफ बलून सिस्टम, समझ में आ रहा? मास ऑफ बलून सिस्टम प्लस मास ऑफ द गैस विच इज फिल्ड इनसाइड, प्लस मास ऑफ द पेलोड मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ऑब्वियसली जी और जी कट गया। अब V of B into density of air will be equal to mass of balloon plus mass of gas. ठीक है, mass of balloon, mass of gas क्या होगा? Volume of the balloon तो उतना ही है। Volume of the balloon is the volume of the gas inside multiplied by density of the gas. That will give you the mass of the gas plus
पेलोड। सो पेलोड का मास विल बी इक्वल टू VB इंटू डेंसिटी ऑफ द एयर माइनस VB इंटू डेंसिटी ऑफ द गैस माइनस मास ऑफ द बलून सिस्टम। इस तरीके से हम लोग केजी या किलोग्राम में पेलोड का मास निकाल लेते हैं, और ये पेलोड का मास से जरा सा कम, 1-8 किलो कम रखे तो ये तो ऊपर जाना ही जाना है कि नहीं? उस केस में अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स से ऊपर जाने लगेगा। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है कि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ द एयर इज इक्वल टू रो नॉट e की पावर माइनस ऑफ mgh बाई RT माइनस VB डेंसिटी ऑफ द एयर सॉरी गैस माइनस ऑफ MB स्मॉल MB मास ऑफ द बलून सिस्टम। अब ध्यान देना, ये तो कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द बलून इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी कांस्टेंट। गैस का डेंसिटी तो जो था वही है, बलून के अंदर है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो नॉट और VB कांस्टेंट, यहां पर h वेरी कर रहा है, दैट इज मास ऑफ पेलोड। इससे यह साबित हो रहा है कि जैसे जैसे h बढ़ेगा, बता ये क्वांटिटी ओवरऑल घटेगा कि बढ़ेगा? e की पावर माइनस एक्स है ना, e की पावर, अगर y इज e की पावर माइनस एक्स, तो इफ x डिक्रीजेस देन y विल, ये बात तुम लोग को पता है ना अच्छे से। y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स फंक्शन है, तो x अगर बढ़ा तो y घटना ही घटना है। मतलब h अगर बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट घटेगा, या यूं बोलो ये वाला पार्ट घटेगा। समझ आ रहा है? ये घटेगा तो ये पेलोड का वैल्यू भी घटेगा। पहले हमने क्या किया था, मान लो हम ये कैलकुलेशन करके निकाले 100 kg, हाँ 10 में से माइनस किए थे पहले 2, अब माइनस कर 8 में से 2, 6 में से 2, अल्टीमेट आदमी यहाँ पे हो रहा 10 से 6, 10 से 8, 8 से 6 हो रहा है ना, घट घट के, और यहाँ तो कांस्टेंट ही है 2, तो ये घटेगा ना। समझा रहा? ये कब का सिचुएशन निकाला गया है? इक्विलिब्रियम बराबर, ऊपर नीचे बराबर, ठीक है। जैसे ही बलून थोड़ा सा ऊपर गया होगा, थोड़ा सा ऊपर, तो पेलोड घट गया होगा। मैंने देख 100 किलो पेलोड मैंने निकाला, ठीक है, 100 किलो पेलोड मैंने निकाला, कहां? हाइट 0 पे मैंने चढ़ाया 90 किलो, बलून ऊपर जाने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ हाइट तक बलून गया, हाइट के अनुसार पेलोड घटता है। मान ले उस वक्त उस हाइट पे पेलोड हो गया 90, तो वो बलून हमेशा ऊपर थोड़ी जाएगा, वो तो एक हाइट तक जाकर फिर रुक जाएगा, क्योंकि उस हाइट पे पेलोड हो गया है 90 और अपने 90 चढ़ा रखा है। अब अगर आपको बलून को फर्दर ऊपर ले जाना है तो एक को फेंकना पड़ेगा नीचे। बात समझ आ रहा? क्योंकि हाइट के अनुसार पेलोड घटता चला जा रहा है, तो एक वक्त जरूर आएगा कि मतलब थोड़ा दूर तक बलून ऊपर गया, पेलोड घटा, जितना पेलोड हम चढ़ाए थे वही पेलोड आ गया मान ले उस हाइट पे, वहां से ऊपर जाना वो बंद कर देगा, और बंद करने के बाद अगर आपको फिर से फर्दर ऊपर लेके जाना है तो पेलोड आपको घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो ऐसे केसेस में वेयर द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, in that case the payload always decreases with height. yes or no? आपसे ग्राउंड लेवल पे पेलोड कैलकुलेट करने का सवाल आएगा, दैट इज लिमिटेड, बराबर करके निकाल देना। सवाल बहुत डेप्थ में पूछा कि 100 मीटर ऊपर का पेलोड बता, या ये बलून कितना ऊंचाई तक जाएगा, अगर हम पेलोड इतना लिए तो ये कितना ऊंचाई तक जाएगा और रुक जाएगा। तो जो पेलोड आपने चढ़ाया है ना, वो पेलोड यहां बिठा के एच निकाल लेना, उतनी ही हाइट तक जाके रुक जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? कॉपी करो।
if the volume of the balloon can vary, if the volume of the balloon can change, volume of the balloon changes. सब इक्वेशन ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे अगर हम मान के चल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ये बलून है, लेकिन इसका बलून का वॉल्यूम जो है वो घट बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है? खैर सेम चीज ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर से वही चीज, सारा वही इक्वेशन में लिखेंगे, सारा वही इक्वेशन लिखा जाएगा ना। जैसे बॉइंट फोर्स दैट इज upward force will be equal to volume of the balloon multiplied by density of the air multiplied by g, यही होगा। downward force will be equal to mass of the balloon system plus mass of the gas plus mass of the payload multiplied by g, दोनों बराबर। लिमिटिंग कंडीशन तो V of the B multiplied by density of the air, g कट गया, mb plus m of gas plus m of payload, ये दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं मास ऑफ द बलून सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जरूरत पड़ेगा तो लगा देंगे। ये दोनों को मिला के बोल रहे हैं मास ऑफ द बलून सिस्टम, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि गैस का भी मास कांस्टेंट और बलून सिस्टम का भी मास कांस्टेंट। ओवरऑल पेलोड को छोड़कर बाकी सबका मास एक जैसा मास मान लिए, बी सिस्टम लिख दिए, मास ऑफ बलून सिस्टम। तो पेलोड कितना आ गया? V of B into density of the air minus of mass of the balloon system, यही आएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि वॉल्यूम चेंज हो सकता, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हाइट के अनुसार प्रेशर भी चेंज होगा। याद रखना बलून का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा बराबर। फ्लेक्सिबल कंटेनर जब भी होता है तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा बराबर होता है, बताए थे ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाइट के अनुसार प्रेशर चेंज होगा तो ऑब्वियसली हाइट के अनुसार वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है कि नहीं है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का मोल्स यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट। अंदर में गैस का मोल कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस का मोल कांस्टेंट, विच लॉ? बॉयल्स लॉ। V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राउंड पे जो P0 और V0 है, VB0 लिख ले। वॉल्यूम ऑफ द बलून एट हाइट 0 विल बी इक्वल टू, मान ले किसी हाइट h पे चला गया, वहां पे प्रेशर है कुछ P फाइनल और वहां पे उसका वॉल्यूम ऑफ द बलून इज V फाइनल। लिख सकते हैं ना, ये क्लियर है? ठीक है। तो हमें पता है कि P0 VB0 एट अ हाइट h प्रेशर कितना होगा? P0 e की पावर माइनस ऑफ mgh बाई RT इंटू VB फाइनल। VB फाइनल, P0 कट गया तो VB फाइनल क्या होना चाहिए? VB0 e की पावर mgh बाई RT। पॉजिटिव इधर गया, मतलब कि इस बलून का वॉल्यूम हाइट के अनुसार ऐसे बढ़ने वाला है, प्लस में आ गया ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ता चला जाएगा बलून का साइज बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब इस इक्वेशन में हम फिट कर दिए, पेलोड विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बलून एट एनी टाइम t? इट इज VB0 e की पावर mgh बाई RT मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा? ρ0 e की पावर माइनस mgh बाई RT, माइनस माइनस ऑफ बलून सिस्टम। अब देख
ई की पावर प्लस mgh/rt और ई की पावर माइनस mgh/rt क्या हो गया? ई की पावर 0 1 हो गया। तो यहां पर पेलोड कितना आ रहा है? पेलोड आ रहा है VB0 इंटू ρ0 माइनस ऑफ MB ऑफ सिस्टम। दैट मीन्स पेलोड विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे बलून में गलती से भी मत बैठना। ग्राउंड पे हमने पेलोड निकाल लिया 100 किलो, ठीक, 90 किलो को चढ़ा लिए। इसका पेलोड हाइट पे डिपेंड करता ही नहीं है। हाइट के अनुसार पेलोड क्या है? हर वक्त 100 100 100, चाहे जितना भी हाइट पे जाओ, पेलोड 100 है, चढ़ाए वो 9 हो तो ऊपर ही चलता चला जाएगा। हर एक टाइम के बाद ये बलून फटेगा, क्योंकि बलून का तो साइज बढ़ता चला जा रहा है, और वहां से सब लोग टपक जाएंगे नीचे। खैर, वॉल्यूम कांस्टेंट में पेलोड डिक्रीजेस विथ हाइट, और वॉल्यूम वेरिएबल में द पेलोड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कॉपी कीजिए। और तीसरा टाइप का जो बलून है, दैट इज कॉल्ड हॉट एयर बलून, जो हम लोग जनरली राइड पे जो जाते हैं वो हॉट एयर बलून होता है। उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, मान ले ग्राउंड लेवल पे ऐसे यात्रीगण यहां पर हैं, और ये बलून जो रहता है वो बेसिकली ऐसे ओपन रहता है। यहां पर फ्लेम रहता है, आग छोड़ता है, यानी अंदर का टेम्परेचर बढ़ाता है। यहां पर ओपन रहता है, ऐसे ओपन रहेगा, एयर बाहर भी जा सकता है, एयर अंदर भी आ सकता है। इस बलून का अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा सेम, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा सेम। हमारे हाथ में रहता है कि फ्लेम जलाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, या फ्लेम बंद कर दें, टेम्परेचर घट जाएगा। ये बलून ऊपर या नीचे अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आगे बढ़ता है। देखना अभी कैसे हम बताएंगे, पहले वो कॉपी कीजिए समझ के। यहां पर पेलोड अपने हाथ में कंट्रोल, टेम्परेचर बढ़ा घटा के, अंदर का टेम्परेचर T इनसाइड बोल रहे, बाहर का टेम्परेचर T आउटसाइड बोल रहे। बॉन्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स अभी भी वॉल्यूम ऑफ द बलून कांस्टेंट। ऐसा वॉल्यूम ऑफ द बलून क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर। कौन सा? आउटसाइड वाला। ये व्हाट इज द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड? तो कौन सा एयर डिस्प्लेस होगा? बाहर वाला। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द एयर आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाय जी। दिस इज द बॉन्ड फोर्स एक्टिंग। डाउनवर्ड फोर्स में कौन कौन आएगा? डाउनवर्ड फोर्स में आएगा वॉल्यूम ऑफ द बलून, सॉरी मास ऑफ द बलून प्लस मास ऑफ द गैस प्लस पेलोड मास इनटू जी। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मास ऑफ द बलून को नेग्लिजिबल मानते हैं। इतना बड़ा साइज का होता है कि गैस का मास के सामने ये मास ऑफ बलून सिस्टम बिकम्स बलून का मास, जिस मटेरियल से ये बना है उसका मास नेग्लिजिबल, इतना बड़ा साइज का ये होता है कि अंदर का गैस का जो मास है उसके सामने ये नेग्लिजिबल होता है। खैर,
दोनों को बराबर किए तो वॉल्यूम ऑफ द बलून इंटू डेंसिटी ऑफ द एयर आउट इंटू जी विल बी इक्वल टू मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द बलून मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर विच इज इनसाइड। यहाँ गैस क्या है? इनसाइड। गैस तो एयर ही है जो खुला रहता है ऊपर से। समझ में आ रहा है? डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस मास ऑफ द पेलोड इनटू जी, जी कट गया। वॉल्यूम ऑफ द बलून मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर आउट माइनस डेंसिटी ऑफ द एयर इन will be equal to payload. What is density? Pm is equal to rho RT. VB P into M of the air upon R into T out minus P into M of the same air upon R into T inside will be equal to payload. So payload का मास will be equal to Pm बाहर आया into VB upon R 1 upon T out minus 1 upon T in। अब तुम खुद सोचो, T इनसाइड बढ़ाए कैसे? फ्लेम चालू करके। वो हमारे हाथ में रहता है कि फ्लेम कब चालू करना है कब बंद करना है। फ्लेम चढ़ाए, इनसाइड टेम्परेचर बढ़ गया। अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन घट गया। घटा कि नहीं घटा? अगर ये घट गया तो पेलोड घट गया, मतलब और ऊपर जाएगा। ऐसे सोच कि जब तक टी आउट और टी इन बराबर है, टी आउट और टी इन बराबर, तो पेलोड क्या आएगा? 0। मैंने कोई पैसेंजर को चढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही निकलता पेलोड, कोई पैसेंजर को नहीं चढ़ा सकते। चढ़ा लिए ऊपर नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? फ्लेम चालू करते हैं। फ्लेम चालू करते हैं, अंदर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अंदर का टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाए, तो अंदर का टेम्परेचर को हम लोग को बढ़ाए तो पेलोड का कुछ वैल्यू आया। पेलोड का कुछ वैल्यू आएगा तो उतना लोड मान लो हम लोग चढ़ा लिए। समझ में आ रहा है? उससे कम चढ़ाए, उससे कम चढ़ाए। ऊपर जाने लगा, फ्लेम बंद कर दिए। ऊपर जाने लगा तो फ्लेम बंद। मैंने कहने का ये मतलब है कि फ्लेम चालू करोगे तो ये बलून ऊपर जाएगा क्योंकि पेलोड घटेगा। समझ आ रहा है? और फ्लेम अगर बंद कर दोगे तो पेलोड घटेगा और अल्टीमेटली वो क्या? पेलोड बढ़ेगा और वो धीरे धीरे नीचे आते चला जाएगा। तो यही कारण है कि फ्लेम ऑन करते ही ये ऊपर जाता है, फ्लेम बंद कर दो तो कुछ देर तक टहलता है ऊपर, थोड़ा देर और बंद कर दो नीचे भी आने लगेगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट बलून होता है, हॉट एयर बलून। क्लियर है ये चीज? कॉपी करो। कर ली कॉपी? आगे लिखो, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, kinetic theory of ideal gas, kinetic theory of ideal gas। जो मैंने आइडियल गैस का एजम्पशन बिल्कुल शुरू में लिखाया था वो सारे के सारे एजम्पशंस यहाँ पर वैलिड हैं। क्या क्या एजम्पशन लिखाए थे? कि the pressure exerted is because of the collision of the molecule with the wall of container. All the collisions are perfectly elastic. There does not exist any intermolecular force of attraction between the molecules of ideal gas. The volume occupied by the molecules of ideal gas is considered to be 0, taken to be 0. ये सारे assumptions जो मैंने
शुरू में जो लिखाया था आइडियल गैस के कंसिडरेशन में, वो सारे एजम्पशंस अभी भी वैलिड हैं, अभी भी वैलिड हैं। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक डेरिवेशन हम लोग करते हैं कि लेट अस कंसिडर a single molecule of gas. Let us consider a single molecule of a gas, moving with speed c and having, या स्पीड u लिखो, having a mass m, let us consider a single molecule of a gas moving with a speed u and having a mass m in a vessel of shape cube of edge length L। कहने का मतलब, ये मान लो एक परफेक्ट क्यूब है, वेसल है क्यूब। इस क्यूब में ये है मान ले y डायरेक्शन, ये है x डायरेक्शन और ये है z डायरेक्शन। ये वेसल जो है वो परफेक्ट क्यूब है, ईच साइड या ईच एज लेंथ इज L, सो द वॉल्यूम ऑफ द वेसल विल बी L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द वेसल विल बी L क्यूब। इस वेसल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस है, एक ही मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस है, जो कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इस u स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, u स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड बताया गया, या उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। लेकिन उस मॉलिक्यूल का हम लोग मान सकते हैं कि उसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो डेफिनेटली ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप होगा ना। स्पीड c मानो, c काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में स्पीड c माना जाता है। स्पीड को c लेटर से डिनोट करते हैं, चेंज कर लेना, स्पीड c लेटर से डिनोट करते हैं। खैर, वेक्टर तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना आप लोगों को। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, और यही c दे रखा है, यही स्पीड c है। उसी के तीन कंपोनेंट थे, उस वेलोसिटी वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे, ux i कैप, uy j कैप और uz k कैप, तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, लेट अस कंसिडर इट्स x डायरेक्शन मूवमेंट ओनली, x डायरेक्शन मूवमेंट ओनली। उस मॉलिक्यूल का सिर्फ x डायरेक्शन का मूवमेंट पे गौर करो तो ओके। अगर हम उसका x डायरेक्शन का मूवमेंट पे गौर कर रहे हैं तो वो x डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, और ऑब्वियसली ux स्पीड से वो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, uy से मूव कर रहा होगा y डायरेक्शन में, और uz से मूव कर रहा होगा z डायरेक्शन में। समझ आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ux से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। ओके, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, mux। ठीक है, वो मॉलिक्यूल बढ़ते 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 क्यूब के इस फेस के साथ टकराया, कोलिजन हुआ, और टकरा कर फिर वापस चला, कौन सा स्पीड से, -ux से।
कौन से स्पीड से चला? माइनस ux से। समझ में आ रहा है ना? मोमेंटम इज कंजर्व, एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, बिकॉज एवरी कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। Yes or no? So its final momentum after collision will be minus of mux. Minus of mux. Therefore, the change in the momentum in the positive x direction will be equal to mux minus of minus mux, that will be equal to 2mux. उसका चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, माने इस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज चाहिए, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल कितना था और माइनस फाइनल। अगर हमको इस डायरेक्शन में चेंज अगर चाहिए था तो माइनस mux माइनस ऑफ mux, तो माइनस 2mux कहते हैं, वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंपैक्ट देख रहे, वही इंपैक्ट या वही इंपल्स के वजह से तो फोर्स क्रिएट होगा। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज कॉल्ड फोर्स, dp by dt इज फोर्स। तो हम चेंज इन मोमेंटम इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज 2mux। ठीक है, इतना चेंज करके यहां पे इतना मोमेंटम चेंज करके ये वापस गया तो ये वाला वॉल के साथ टकराया। जो लोग दूसरे बैच से आए थे वो नोट्स कॉपी किए, जेरॉक्स ले लिया, पूरा जेरॉक्स ले लिया, जेरॉक्स लेके उसको पढ़ लेना बढ़िया से, और जो डाउट हो हमसे पूछ लीजिएगा। यहां टकराने के बाद वो वापस गया और वापस जाकर ए वाले फेस के साथ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में 2 फेस है, वाई डायरेक्शन में 2 फेस है, और जेड डायरेक्शन में सामने और पीछे भी 2 फेस है, 2 फेस है। यहां टकराया और टकरा के फिर वापस आया। बताओ कितने देर के बाद सेकंड कोलिजन होगा? पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में कितना टाइम का अंतर है? तो ऑब्वियसली ये यहां से जाएगा, कोलिजन तो किया, यहां से जाएगा यहाँ L, फिर ट्रैवल करेगा L, दैट मीन्स इट विल ट्रैवल 2L। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकंड कोलिजन, time required for the second collision will be equal to 2L upon ux second। बोलो 2L upon ux second, ये time required for the second collision। So we can say that for every 2L upon ux second one collision happens। कौन सा वॉल के साथ? इधर वाला। हम पीछे वाले का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इधर वाले का ही बात कर रहे हैं। इसी को कंसंट्रेट करके चल रहे कि इस वॉल के ऊपर एक मॉलिक्यूल द्वारा हर 2L/ux सेकंड में एक कोलिजन होगा। तो हर 2L/ux सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा? 2mux। एक कोलिजन में कितना चेंज इन मोमेंटम होता? 2mux। So for every 2L/ux second, change in momentum will be equal to 2mux. Therefore, per second the change in momentum will be equal to 2mux divided by 2L upon ux। 2 कट गया, ये बन गया mux स्क्वायर बाई L। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम विद द शेडेड वॉल, per second the change in momentum with the shaded wall will be mux square upon L। Okay, total change
in momentum per second in x direction. टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शन में कितने फेस हैं? 2. एक फेस पे इतना चेंज आया पर सेकंड, तो 2 फेस पे कितना से चेंज आएगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर. Therefore, the total change in momentum per second on the entire vessel will be equal to x direction plus y direction plus z direction. जैसे मैंने x डायरेक्शन का निकाला वैसे ही y डायरेक्शन का भी निकालूंगा. uy आएगा खाली, z डायरेक्शन में uz आएगा, और टोटल वेसल पे टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2m/l कॉमन ले ले, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर. कॉपी करो यहां तक. अब ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर क्या है? c स्क्वायर. एंड टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या कहलाएगा? फोर्स. चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, स्मॉल f. दिस इज द फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल. सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से पूरे कंटेनर पे कितना फोर्स लगा? दैट विल बी इक्वल टू 2m/l c स्क्वायर. तो एक ही मॉलिक्यूल के वजह से प्रेशर कितना लगा? P इज द प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल. प्रेशर कितना लगा? तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ द वेसल? एरिया. एरिया क्यूब के कितने फेस? 6 फेस, और एक फेस का एरिया l स्क्वायर. स्क्वायर ही तो है, 6l स्क्वायर. यस और नो? नहीं समझे? क्यूब का सरफेस एरिया कितना? 6l स्क्वायर. तो ये हो गया 2mc स्क्वायर अपॉन l था ही, और इसको 6l स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया. ये प्रेशर ड्यू टू ओनली वन मॉलिक्यूल आया. 2 काटा ये 3 टाइम्स l स्क्वायर इंटू l क्या हो गया? l क्यूब. एंड l क्यूब इज व्हाट? 3 इंटू v, वॉल्यूम ऑफ द वेसल. तो एक मॉलिक्यूल ने इतना प्रेशर क्रिएट किया, n मॉलिक्यूल कितना प्रेशर क्रिएट करेगा? लेट P बी द कैपिटल P बी द प्रेशर exerted by n molecules. Pressure exerted by n molecules, so it will become P will be equal to nmc square upon 3v. या ध्यान रखना, P इंटू V इज 1/3 nmc स्क्वायर. यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस का मेन इक्वेशन. P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, N is the number of molecule, M is the mass of one molecule, and C square is called, C is the speed. Basically that C will be called as root mean square speed. अब इसका हम लोग मतलब समझेंगे. PV is equal to 1/3 nmc square. Kinetic theory of the gas. P is the pressure, V is the volume of vessel, N is the number of molecules, M is the mass of one molecule, C is called root mean square speed. और इसको कभी कभी हम लोग URMS भी लिखते हैं. C को URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड.
अब देखो, इफ n इज इक्वल टू Na, इट इंप्लाइज 1 मोल। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लें, मतलब कि 1 मोल गैस ले लिया आपने, यस और नो, 1 मोल, तो n इंटू m क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 मोल एंड मास ऑफ 1 मोल इज मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा? मोलर मास या बोलो मॉलिक्यूलर वेट। अब इस इक्वेशन में अगर हम बिठाए तो क्या बन जाएगा? पीवी विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू एनएम क्या हो गया? एम सी स्क्वायर। सो सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 पीवी बाई एम, 3 पीवी बाई एम। और 1 mole, we know that PV is equal to nRT, n is 1, PV is equal to RT. That means C या URMS, root mean square speed, is under root of 3RT by M. Under root 3RT by M. गौर से देखो, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कांस्टेंट। यस और नो? क्लियर है? ओके। पीवी विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू, ऐसे मत लिखो, 1/2 इंटू 2/3, ये भी 1/3 है। इंटू एम सी स्क्वायर, ठीक है? Then what is 1/2 mc square? Kinetic energy of 1 mole of ideal gas. That will be equal to 3/2 PV, या बोलोगे 3/2 RT। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी per mole of gas is always 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड किया? सिर्फ टेम्परेचर पे। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस इज कांस्टेंट। किसी भी आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होगा अगर टेम्परेचर बराबर हुआ तो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, पर मॉलिक्यूल। तो ये तो 1 मोल के लिए था, अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल के लिए था। अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। कहने का मतलब ये बन जाएगा 3/2 इंटू आर बाई एन इंटू टी। एंड आर बाई एन क्या कहलाता है? 3/2 स्मॉल के टी। दैट इज पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब मॉलिक्यूल तो ट्रांसलेशनल मोशन ही तो कर रहा है, रोटेशनल थोड़ी कर रहा है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। और k का वैल्यू, k को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.38 इंटू 10 की पावर -23, 10 की पावर -23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kT। यहां तक कॉपी कीजिए, अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे।